हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डे 25 में है। अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं 601 से। ठीक है, जो स्टील स्ट्रक्चर में जो कंबाइंड बियरिंग, बेंडिंग और शियर स्ट्रेस होता है, तो अगर किसी स्ट्रक्चर पे बेंडिंग, बियरिंग और शियर स्ट्रेस तीनों लग रहा हो तो जो कंबाइंड स्ट्रेस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में बियरिंग का स्क्वायर, अंडर रूट में बेंडिंग का स्क्वायर, बेंडिंग इंटू बियरिंग प्लस 3Q स्क्वायर। क्यू क्या है? शेयर स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये इसको अंडर रूट में आप कर देंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको कंबाइंड स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर जो बात करें जो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस ऑन साइड्स ऑफ कैनाल होता है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो बॉटम पे जो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.056 गामा डी इंटू G-1 होती है। तो जो साइड स्लोप्स पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये टाउ सी यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। फाई आपको पता है एंगल ऑफ रिपोज, और थीटा क्या है? स्लोप एंगल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है, क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस ऑन साइड्स ऑफ कैनाल। ठीक है, फिर बात करें लेसी की, तो लेसी ने अपनी थ्योरी में 3 बेसिक इक्वेशन दी हैं। कितनी? कई बार यही क्वेश्चन पूछा था कि कितनी इक्वेशन है, तो लेसी ने टोटल 3 बेसिक इक्वेशन दी थी। सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन है कि 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/3, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर ए एफ स्क्वायर इक्वल टू 140 वी की पावर 5, ये दूसरी बेसिक इक्वेशन है। और तीसरी जो है हाइड्रोलिक रेडियस की 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। ठीक है, यहीं से बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट हमारा है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो पॉल्यूशन कलेक्टिंग जो मेथड्स होते हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर लेते हैं और कौन सी मशीन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ऑयल एंड गैस का इमिशन हो रहा है तो वेट स्क्रबर यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ऑयल एंड गैस इमिशन हो रहा है तो कौन सा स्क्रबर? वेट स्क्रबर। ठीक है, फाइन पार्टिकुलेट मैटर था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल करते हैं। नॉक्स का इमिशन हो रहा है तो एड्जॉर्बर्स लगा देते हैं। ठीक है, और अगर कोर्स पार्टिकल है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? हम साइक्लोन प्रेसिपिटेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर जो अगली बात करें कि गूंजने क्या होता है। देखिए, जैसे हम घर में जो पाइप, पानी का पाइप जो कनेक्शन आता है, सर्विस कनेक्शन आता है, तो ये पाइप आती है, जो मेन पाइप होती है, जो प्रेशर पाइप होती है, उसमें ऊपर एक कनेक्शन करते हैं। उस कनेक्शन क्या बोलते हैं? फेर्यूल बोलते हैं। ये गन मेटल का होता है, ठीक है, या ब्रास का होता है। और उससे एक फ्लेक्सिबल पाइप होती है जो ले जाती है घर में, एक स्टॉप कॉप लगा रहता है तो उससे कनेक्ट करती है। तो ये गूजनेक जो होता है ये लगभग 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये क्या करता है? ये कनेक्ट सर्विस पाइप टू फेर्यूल करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा कि सर्विस पाइप क्या करती है? इसको कनेक्ट करती है, राइट। फिर ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज जो होती है, कई बार हमें डाया पाइप दे देता है और हमसे बोलता है कि इसमें लिमिटिंग डेप्थ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो जो देखिए, अगर हमारा डाया जो है वो अगर 400 mm तक का है तो कितनी लिमिटिंग डेप्थ होगी? हाफ होगी। ठीक है, हाफ इंटू डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर डाया जो है 400 से 900 mm तक का है तो 2/3 ऑफ डेप्थ हो जाएगा। और अगर डाया ग्रेटर देन 900 mm है तो 3/4 ऑफ द डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर 400 mm तक तो हाफ डेप्थ, 400 से 900 है तो 2/3, ग्रेटर देन 900 है तो 3/4 लेना है। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गटर कितनी होती है, तो हमें पता है स्पैन बाई 12 होती है। ठीक है, और ये किसके रिस्पॉन्ड करती है? मिनिमम वेट के करस्पॉन्ड करती है। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि मिनिमम विड्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज कितना होता है, तो स्पैन बाई 30 होता है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी कवर किया है। फिर बात करें सेल्फ वेट ऑफ गटर कितना होता है, तो W/200 किलोन्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है, जब हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो शेयर स्ट्रेस लेते हैं तो उसको जो फैक्टर K से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो अगर देखिए, जो डेप्थ है वो ग्रेटर देन 300 mm है तो K की वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन अगर डेप्थ ग्रेटर लेस देन 150 mm है तो K की वैल्यू 1.3 हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर डेप्थ 150 से कम है तो K की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जो हम कर्व लीड, स्विच लीड ये जो बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो कर्व लीड इज इक्वल टू क्या होता है? लीड प्लस स्विच लीड। तो कर्व लीड ये पूरी होती है तो इसी को क्या लीड प्लस स्विच लीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कर्व लीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2GN, और यही इसी की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में 2R0G हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर जो बात करें कि R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2GN स्क्वायर प्लस 1.5G हो जाएगा। G गेज है, N क्या है? क्रॉसिंग नंबर है। ठीक है, फिर जो अगली चीज़ है कि स्विच लीड क्या होती है, तो स्विच लीड क्या हो जाएगी? 2R0D हो जाएगी अंडर रूट में। ठीक है, तो तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल इसके आते हैं। ठीक, फिर बात करें जो वाटर कैपेसिटी डिज़ाइन करते हैं तो जो उसके फॉर्मूलेज वो क्या क्या है, तो जैसे क्विचलिंग फार्मूला अगर इस्तेमाल किया जाए तो 3182 अंडर रूट में P हो जाएगा। P क्या है? यहाँ पे जितने P यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये सभी थाउजेंड्स में होते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस में आती है? लीटर पर मिनट में निकल के आती है। फिर बात करें बस्टन की तो 5663 अंडर रूट P हो जाता है। फ्री मैन की बात करें तो 1136 इंटू में P/10 प्लस 10 LPM हो जाता है। ठीक है, फिर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है
कि नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला की अगर बात करें तो अगर पॉपुलेशन 2 लाख से कम है तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस अंडर रूट पी बाई 100 LPM हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख है तो जो फर्स्ट फायर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो 54,6000 LPM हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगली चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मूला उसने कितना दिया है तो 100 अंडर रूट में पी दिया, लेकिन ये फार्मूला किस में दिया है, ये किलो लीटर्स में दिया है। तो ये जितने भी फार्मूले हैं जैसे वाटर कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी के लिए बात कर रहे हैं, फायर कैपेसिटी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जो अगली चीज़ है कि जो केबल जो प्रोफाइल होती है तो उसमें जो मिनिमम टेंशन होता है वो कहाँ होता है, जो मिनिमम टेंशन होगा तो जैसे ये है, मान लीजिए केबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैक्सिमम सैग होगा एकदम बॉटम पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगा, केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो मिनिमम टेंशन कितना हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा। और मैक्सिमम टेंशन की बात करेंगे तो कहाँ पे होगा, वो सपोर्ट पे एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, H इंटू में अंडर रूट 1 प्लस 16H² बाई L²। L क्या हो जाएगा, टोटल स्पैन लेंथ हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, टोटल सैग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। H इंटू में 1 प्लस अंडर 16H² बाई L², ठीक है। फिर अगली चीज़ बात करें कि अगर कोई फिक्स बीम है उसमें कहीं भी रैंडमली कहीं मूवमेंट लगा दिया जाए और ए यहाँ से लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस ए है और राइट से बी है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो निकलती है ए और बी उसकी वैल्यू क्या होती है, तो फिक्स्ड एंड ए की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा m0 इंटू में ये वाला स्पैन इंटू में L-3A हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपॉन में L², ठीक है। तो m0 भी इंटू में L-3A अपॉन L²। उसी तरीके से अगर बी की बात करेंगे तो m0 इंटू ए हो जाएगा इंटू में L-3B हो जाएगा, राइट। फिर जो अगला हमारा पॉइंट है कि जो रिएक्शन लोकस निकलता है, जो आर्च होता है, जो पैराबोलिक आर्च होता है, उसमें जो रिएक्शन लोकस निकलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो अगर पैराबोलिक आर्च है तो रिएक्शन लोकस देखिए बिल्कुल ही पैराबोलिक बनता है और मिडिल में उसकी वैल्यू कितनी, हाइट कितनी होती है बेस से 1.28H होती है और साइड में कितनी वैल्यू होती है 1.6H होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैल्यू है, डायरेक्ट पूछी जाती है कि रिएक्शन लोकस की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि सपोर्ट्स पे 1.6H होती है और सेंटर में 1.28H होती है, ठीक है। अगर लेकिन अगर वहीं सेमी सर्कुलर कर्व होगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो देखिए एस से सेमी सर्कुलर, एस से स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। पी से पैराबोलिक लोकस भी बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, πr/2 होती है, ठीक है। तो πr/2 को मैंने क्या लिख दिया 1.57 R लिख दिया है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो क्रीप होता है वो क्रीप कैसे इंक्रीज़ करता है, मतलब किन किन फैक्टर से इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर लोडिंग बहुत अर्ली स्टेज में हम कर देंगे तो क्या होगा, क्रीप इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। सीमेंट कंटेंट बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, रिचनेस बढ़ जाएगी। वाटर सीमेंट रेशियो भी इंक्रीज़ कर देंगे तो भी क्या होगा, क्रीप इंक्रीज़ करेगा। साइज ऑफ मेंबर बहुत छोटा हो, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ मेंबर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो जितना मेंबर बड़ा होगा क्रीप उसमें कम होगा, साइज ऑफ मेंबर छोटा रहेगा तो उसमें क्रीप, ठीक है। उल्टा मैंने बोल दिया, साइज ऑफ मेंबर कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्रीप कम हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि क्रीप की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब क्रीप किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर लोडिंग हम बहुत अर्ली स्टेज पे कर देंगे तो क्या होगा, क्रीप इंक्रीज़ कर जाएगा। सीमेंट कंटेंट बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, क्रीप इंक्रीज़ कर जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीप इंक्रीज़ कर जाएगा। साइज ऑफ मेंबर अगर रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीप इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर जो अगला पॉइंट आ जाएगा उसी में कि एयर इंट्रेनमेंट अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रीप इंक्रीज़ कर जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर लो होगी तो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर हाई होगा तो हमें पता ही क्रीप इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर बात करें कि जो फ्लोट्स होते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो जो टोटल फ्लोट होता है वो देखिए टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को तो अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन वो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ध्यान रहे कि टोटल फ्लोट जो होता है वो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर फ्री फ्लोट जो होता है वो केवल प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है वो केवल कंसर्न उस एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।